हाँ जी बच्चों, कैसे हो? अब कैमरा सब कुछ विजिबल है? चैट बॉक्स में बताइए। चलिए, क्लास स्टार्ट करें। आपका सेल का यूनिट, जिसमें 3 चैप्टर हैं: सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल डिवीजन। ये तीनों चैप्टर जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और अ, आपका कोई भी एमसीक्यू डाउट ना तो ऐप में अपडेट हुआ है, ना मेरे पास आया है। अच्छी बात है, डाउट अगर नहीं है तो। बट अगर कोई भी माइनर से माइनर इनकन्वीनियंस है या कोई डाउट स्टेटमेंट है तो मुझे आप प्लीज बताइए, है ना। और पीवाईक्यू सॉल्व करते रहना। राइट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारी नर्सिंग एक्सपर्ट्स की तरफ से एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा रही है, संडे टू संडे। आप ऑफलाइन आकर हमारे सेंटर पर दे सकते हैं। ठीक है। सिलेबस जो है आपको इस सिलेबस स्क्रीन पर नजर आ ही रहा है ना। नोट कर लो बच्चों, ये ऑफलाइन टेस्ट के लिए है सिलेबस। ओके। ऑनलाइन का भी अरेंजमेंट है ऐप पर, है ना। तो आप सभी बच्चे इस पूरे सिलेबस की तैयारी ढंग से कर लेना कल सुबह 10 बजे तक। और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप ये टेस्ट जो है अटेम्प्ट करें, है ना। आपको आपकी तैयारी का लेवल पता चलेगा। ऑनलाइन टेस्ट के लिए बच्चों, ऑनलाइन टेस्ट के लिए बस बायोलॉजी का सिलेबस जो है थोड़ा डिफरेंट है। बायोलॉजी में जो कि ऑनलाइन लेक्चर्स में हम हमारे सेल का यूनिट पढ़ा रहे हैं, तो वो यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए ये वाला सिलेबस है। बाकी ऑफलाइन टेस्ट में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, जूलॉजी का सिलेबस है। राइट। ऑनलाइन टेस्ट अटेंड करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आई एम श्योर कि जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उन बच्चों के पास तो होगा, है ना। So this is the syllabus, and please, I would like to very much humbly request you to attempt the test and judge your level of preparation. इसमें आपको रैंकिंग, आपका मार्क्स, आपके परसेंटाइल सब कुछ दिया जाएगा। ओके। सो सी यू टुमारो। और आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, वो है फोटोसिंथेसिस। ओके। फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी लेक्चर फोटोसिंथेसिस का मिस नहीं करना है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस। अब देखो, कुछ छोटी छोटी बच्चों वाली क्लासेस की बातें कर लेते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है ना। जिन बच्चों को क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नहीं है याद, मैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जल्दी से उनके लिए मैं यहाँ बना देता हूँ। एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है क्लोरोप्लास्ट, है ना। वैसे तो हमने सेल के चैप्टर में कर लिया है, अब आपकी तरफ से जवाब आने चाहिए, है ना। और इसके अंदर ये एक सिंगुलर यूनिट है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड के बहुत सारे स्टैक्स होते हैं जिनको बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेनम, है ना। और इस इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोला जाता है? थाइलेकोइड। क्या बोला जाता है बच्चों? थाइलेकोइड, है ना। और ये बहुत सारे थाइलेकोइड जो है वो लैमेले से कनेक्टेड भी होते हैं। बहुत सारे थाइलेकोइड लैमेले से कनेक्टेड भी होते हैं इस तरह से, है ना। ये क्या है बच्चों? लैमेले है। क्या है? लैमेले है। ये पूरा ऑर्गेनली क्या है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट है ना। और क्या था हमारे पास? ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली थी, तो इसको क्या कहा गया था? इसके पास थे 70s राइबोसोम्स और अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी था इसके पास, है ना। सीडीएनए। राइट। ये एक क्विक रिवीजन है। अब ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट का आपको पता होगा। राइट। ठीक है ना। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट का एक बेसिक ग्रोथ रिवीजन है स्ट्रक्चर का। ठीक है। अब ये आपको पता करना है कि लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही थी, डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही थी, है ना। मैं हिंट दे देता हूँ, एक चीज स्ट्रोमा में होती है, एक चीज मेम्ब्रेन में होती है। ओके। थायराइड के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं ना, है ना? तो वहां पर ये रिएक्शन सारी की सारी होती है। राइट। अब देखिए बच्चों, अब इसके बाद हम, ये रिवीजन क्लास है, सॉरी ये रिवीजन डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही सारा फोटोसिंथेसिस होता है। राइट। अब बच्चों वाली बात है क्या, कि CO2 प्लस H2O हो गया, C6H12O6 प्लस H2O ग्लूकोज मिलता है ना। और बाकी सब चीजें कि ऑक्सीजन एसेंशियल है, क्लोरोफिल एसेंशियल है, सनलाइट एसेंशियल है,
ग्रीन पार्ट्स में होता है प्लांट के, राइट। ये सारी चीजें आप 10वीं क्लास तक सीख कर आए हो। अब जो हमें एडवांस चीजें सीखनी है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चों? फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? लिख देते हैं यहाँ पे ना, फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल प्रोसेस। बात समझ में आ गई? ठीक है, जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड with the help of with the help of chlorophyll, with the help of chlorophyll and in the presence of sunlight, and in the presence of sunlight। ये बेसिक डेफिनेशन है बच्चों, राइट, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों कि इस ये है ना हमारी लाइफ का बेसिस है। जो भी लाइफ इस धरती पर चल रही है वो सारी फोटोसिंथेसिस के कारण चल रही है, क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में प्लांट्स ही हैं जो एक्चुअल सेंस में अपना खुद का खाना बनाते हैं, वरना सारे ऑर्गेनिज्म प्लांट किंगडम के अलावा दूसरों को खाते हैं। बात समझे? ठीक है ना। प्लांट ने बनाया, उसको किसी हर्बीवोर ने उसको खाया, उस हर्बीवोर को किसी कार्निवोर ने खाया, है ना। या फिर प्लांट को ही कोई ओमनीवोर भी खा सकता है, राइट। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस क्या होते हैं? ओमनीवोर्स होते हैं, राइट, ठीक है ना। चेक करिए, ये डेफिनेशन है। कोई बात समझ ना आई हो तो मुझे आप बताइए। ठीक है ना। अब स्टेटमेंट्स में लिख देता हूं, दो स्टेटमेंट्स है तो कॉमन सेंस, है तो कॉमन सेंस पर PYQ आया हुआ है तो हम लिख देते हैं। बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। और दूसरी बात क्या है बच्चों? दूसरी बात क्या है? इट रिलीजेस, हाँ, इसका कारण भी ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, इट रिलीजेस ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। ऑक्सीजन की स्प्लिटिंग रिएक्शन जो है हम यहीं पे साथ के साथ हम पढ़ते हुए चलेंगे। H2O जो है हमारा वो स्प्लिट करता है 4H+ एटम्स में, +4 इलेक्ट्रॉन्स में, +4 इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। समझे? ये हमारा वाटर का स्प्लिटिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है। चलिए, ये क्वेश्चन हम बाद में ही आपको कराएंगे, जिसमें मैंगनीज इन्वॉल्व होता है उस कॉम्प्लेक्स में, जो कि वाटर को स्प्लिट करता है। ये एक अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन है, लेकिन वो इस चैप्टर का नहीं है, वो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर का है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये वाटर की स्प्लिटिंग रिएक्शन हर बच्चे को रटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वाटर के स्प्लिट करने से ही हमारा ऑक्सीजन हमको मिलता है। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई भी डाउट हो बच्चों तो मुझे पूछिए, चैट बॉक्स आपके लिए खुला है। पूछिए बच्चों, शाबाश। प्लीज बी क्विक। समझ आ गया तो मुझे वो भी बताइए। क्लियर सर? चलिए, तो एक बच्चे का मैसेज आया है क्लियर सर, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो बच्चों, हम एक हेडिंग डालेंगे और पढ़ेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, कुल 5 एक्सपेरिमेंट्स हमको पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है। आपकी इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ्स हैं फोटोसिंथेसिस में, उसमें अर्ली एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं। जूलियस इग्निस, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोनाउंसिएशन है। तो सबसे पहला अर्ली एक्सपेरिमेंट है आपका वेरिएटेड लीफ एक्सपेरिमेंट।
वेरीगेटेड। अब देखो वेरीगेटेड क्या हुआ, वेरीगेटेड का मतलब क्या हुआ, आपने कई ऐसे पत्ते देखे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये एक लीफ है, तो इसमें हर जगह आपको ग्रीन कलर नहीं दिखेगा, कई कई जगह पे ऐसे सर्कुलर फॉर्म में व्हाइट या येलो पैचेस दिखते होंगे, इस तरह से ऐसे करके व्हाइट या येलो पैचेस, राइट। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को क्या कहा गया, ऐसे पत्ते को क्या कहा गया, वेरीगेटेड लीफ। इसका पूरा लीफ ब्लेड जो है वो ग्रीन नहीं होता, इसका पूरा लीफ ब्लेड जो है वो ग्रीन नहीं होता, कहीं कहीं पे चितकबरे निशान होते हैं व्हाइट या येलो कलर के, ठीक है, डिपेंड करता है कि स्पीसीज कौन सी है। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है, क्लियर बात, इतनी बात क्लियर है। वेरीगेटेड का मतलब समझ आ गया आपको कि वेरीगेटेड लीफ क्या हुआ, ठीक है ना। अब वेरीगेटेड लीफ मैं लिख देता हूं यहां पे एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने क्या किया कि एक वेरीगेटेड लीफ को लिया, मैं यहां लीफ बना ही देता हूं, ठीक है, और उस वेरीगेटेड लीफ के साथ, हाँ ये देखो, ये ऐसे वेरीगेटेड लीफ दिख रहा है मेरे को मेरा, ठीक है ना। अब इस वेरीगेटेड लीफ को उन्होंने क्या किया बच्चों, एक ब्लैक कलर के पेपर के साथ रैप किया, एक ब्लैक कलर के पेपर के साथ रैप किया, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, ये हमारा, मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, इट इज अ variegated leaf, variegated leaf wrapped in a black paper। ब्लैक पेपर से क्यों रैप किया, ताकि वो लाइट को रोक सके, है ना, बात समझे, ताकि वो लाइट को रोक सके। और हमने थोड़ा बीच बीच में इस पेपर में छेद भी किए ताकि पार्शियल कवरिंग हो जाए, भाई कोई तो जगह हो लाइट घुसने की, बात समझ में आई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि लाइट के एक्सपोजर को कंट्रोल किया जा सके, ये बात समझ में आई, इस बात को लिखिए बच्चों, ठीक। अब क्या होगा, अब जिन जिन पार्ट्स पे लाइट पड़ रही होगी वो पार्ट्स खाना बना रहे होंगे, बेसिक बात है, उन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, ये तो अब हमारा कॉमन सेंस बोलता है। तो उन्होंने क्या किया, अब इन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च। और स्टार्च के लिए कौन सा टेस्ट होता है, आयोडीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है बच्चों, आयोडीन टेस्ट। बात समझ में आई, कौन सा टेस्ट होता है बच्चों, आयोडीन टेस्ट। देखो थोड़ा सा मैं ना हमेशा मैं सिमेट्री थोड़ी भूल जाता हूँ, देखो अब इसको आयोडीन टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया, सॉरी आयोडीन के लिए टेस्ट किया, तो होगा क्या, होगा क्या बच्चों, ओनली the green part, only the green part of leaf showed presence of starch। सिर्फ जो हरा पार्ट था ना पत्ते का, केवल उसी ने आयोडीन टेस्ट के लिए पॉजिटिव रिएक्शन दिया, समझे, केवल उसी ने हरे आयोडीन टेस्ट के लिए पॉजिटिव रिएक्शन दिया। तो इससे हमारी ये बात सिद्ध हो गई कि वेरीगेटेड लीफ में भी जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन पार्ट है, वो ही केवल और केवल फोटोसिंथेसिस शो करता है। सेकंड एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं बच्चों, वो है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अब जिन बच्चों को वो एक्सपेरिमेंट समझ आ गया उनको ये तो आसानी से समझ आ जाएगा,
हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया होगा भाई, पूरा का पूरा उसने कहा कि वेरिएटेड का झंझट हटाओ। एक तो ये शब्द बड़ा टफ, ठीक है, पहली बार बच्चों को समझ नहीं आएगा। तो हाफ लीफ में उन्होंने एक पूरा ग्रीन प्लांट लिया, सॉरी पूरा ग्रीन लीफ लिया, ठीक है, इस तरह से करके उसको आधा जो है वो कंप्लीटली ढक दिया। अब पार्शियल ढकने की बात ही नहीं है, आधा कंप्लीटली ही ढक दिया। अब क्या होगा कि जब इस पे लाइट पड़ ही नहीं रही तो इस पे खाना बनेगा ही नहीं, समझे, इस पे लाइट पड़ नहीं रही तो इस पे खाना बनेगा नहीं, और इस पे लाइट पड़ रही है तो इस पे भर भर के खाना बनेगा। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट आपका ये था, ठीक है, लिख दो। हाफ पार्ट ऑफ लीफ, जस्ट अ सेकंड बच्चों, एक ग्लिच है इधर, मैं कंट्रोल करके आता हूँ। There is a very strong coming, very strong storm in the city right now. बहुत तेज आंधी आई हुई है बच्चों। तो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट हम पढ़ रहे थे, हाफ पार्ट ऑफ लीफ इज कवर्ड with paper and tested for starch, राइट। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें ओनली द अनकवर्ड पार्ट, ओनली द अनकवर्ड, ये की है, ये लाइन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन आएगा, ये वर्ड क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ओनली द अनकवर्ड पार्ट produced positive result for starch. Only the uncovered part produced positive result for starch. बात समझ में आई? बात समझ में आई? कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछो मुझसे। कोई डाउट नहीं? अब देखो, इसमें एक मैं मॉडिफिकेशन बताता हूँ आप लोगों को। होता क्या है ना कि अगर हम पेपर से कवर करते हैं तो उस पर थोड़ा बहुत लाइट का एक्सपोजर फिर भी चला ही जाता है, और वहां पे थोड़ा बहुत मतलब ऑब्वियसली जितना एक्सपोज्ड पार्ट में, अनकवर्ड पार्ट में स्टार्च का उत्पादन होगा उससे तो बहुत कम होगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत है ना वो भी वहां पर होने लगता है। तो उसको कंप्लीटली प्रिवेंट करने के लिए या फिर कंप्लीटली इस बात को वेरीफाई करने के लिए क्या करना चाहिए हमको, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डिप कर दो, स्लीव के पार्ट को टेस्ट ट्यूब में डिप कर दो, समझे, जिसमें कोई भी एक बेस हो। आपकी किताब KOH लिखती है, आप KOH लिखिए, अगर NaOH लिखा होता आप NaOH मानते, कोई भी बेस, फर्क नहीं पड़ता क्या है उसके अंदर, KOH NaOH कुछ भी हो सकता है, COH होल्ट बेस, कोई भी बेस, वो क्या करेगा ना, लाइट के कॉन्टेक्ट को प्रिवेंट करेगा, समझे बात, क्या करेगा, लाइट के कॉन्टेक्ट को प्रिवेंट करेगा। तो ये मेरा टेस्ट ट्यूब है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इसमें एक कॉटन है, क्या है इसमें, एक कॉटन है, दिस इज अ KOH soaked कॉटन,
और इस रुई में हमको पत्ते को दबा देना है। समझे बात? कुछ इस तरीके से यहां पर आ रहा है, समझे बात? और इधर ये हमारा पूरा प्लांट है। बात समझे? तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज नेगेटिव फॉर आयोडीन टेस्ट। दिस शोज नेगेटिव रिजल्ट फॉर आयोडीन टेस्ट। और ये जो अनकवर्ड पार्ट है, दिस शोज पॉजिटिव रिजल्ट फॉर आयोडीन टेस्ट या आयोडीन स्टार्च टेस्ट, जो भी आप लिखना चाहिए। ठीक, लिख लीजिए इस बात को बच्चों। ठीक है, ये दो एक्सपेरिमेंट हैं जिनसे आपके पीवाईक्यूज भर भर के आए हुए हैं, है ना? और इनमें, इन दो एक्सपेरिमेंट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे हम साइंटिस्ट्स के नाम लिखेंगे। अब बात को समझ लो बच्चों, साइंटिस्ट के नाम लिखेंगे, मैं बस उनका काम लिखूंगा और उसके बाद आपको रीडिंग स्वयं एनसीईआरटी से करनी है और मुझसे डाउट्स पूछने हैं। बात समझे? पीवाईक्यूज में ऑब्वियसली वो कवर चीज हो जाएगी आराम से, आपको वो पढ़ना है और उसका काम देखना है। इतना ज्यादा मेजर खास इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं कि उससे क्वेश्चन आता हो। ठीक है, तो हमारे पहले साइंटिस्ट हैं जूलियस प्रेस्ले। क्या नाम है बच्चों? लिखिए सवाश। जूलियस, ओ सॉरी, जोसेफ, जोसेफ सॉरी, जोसेफ प्रेस्ले। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कैंडल जार एक्सपेरिमेंट किया था 1770 में ना। क्या किया था बच्चों? कैंडल जार एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक, बर्निंग कैंडल एंड माउस। इन्होंने क्या किया ना कि पहले तो एक जार के अंदर बंद करके उसको एकदम, और एक कैंडल को जला के छोड़ दिया और उसके अंदर एक चूहा छोड़ दिया। अब हुआ क्या कि कैंडल तो चलेगी। अब कैंडल ने अपने जलने के टाइम पे क्या किया? सारी की सारी ऑक्सीजन जो जार में प्रोड्यूस थी, सारी की सारी ऑक्सीजन जो जार में अंदर बंद हुई थी, वो सारी इस्तेमाल कर ली कैंडल ने, कैंडल के जलने में। उससे क्या हुआ? चूहे की डेथ हो गई सफोकेशन के कारण। अब फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उन्होंने क्या किया कि उसी बड़े से जार के अंदर एक छोटा सा पौधा डाल दिया। अब पौधा डाल दिया तो चूहा जिंदा रहा। तो जोसेफ प्रेस्ले बोलते हैं कि भाई साहब, जो चीज कैंडल जल जल के खत्म कर रही है, प्लांट उसी चीज को रिप्लेनिश कर रही है। प्लांट जो है उसी चीज को रिप्लेनिश कर रहा है। बात समझे? है ना? कि जो चीज कैंडल के कंज्यूम होने से खत्म हो रही है जार में, प्लांट उसी चीज को रिप्लेनिश कर रहा है। और वो चीज इत्तेफाक से चूहे के जिंदा रहने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात से उन्होंने कहा कि अ कैंडल burns and destroys a thing which is replenished by the plant। बात समझ आ गई? तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था ऑक्सीजन गैस उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है कि कैंडल कुछ चीज कंज्यूम कर रही है जिसको प्लांट रिप्लेनिश कर रहा है। क्या कंज्यूम हो रही है, क्या रिप्लेनिश हो रही है, उन्होंने नहीं बताया था। बात समझ में आ रही? तो इसको हम छोटा सा बॉक्स में यहाँ पे बंद कर देते हैं। ये आपका होमवर्क भी है एक तरीके से कि आपको इसके बारे में पढ़ना है। दूसरे हमारे साइंटिस्ट हैं बच्चों जैन इंगलहाउस। देखो, क्योंकि अगर इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ते चले गए ना अगर पूरा का पूरा, तो हमारा एक घंटे का लेक्चर तो यही समाप्त हो जाएगा। और है बहुत ज्यादा आसान चीज ये। बात समझे? बस, और इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते। तो जाहिर सी बात है, हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लें, बाकी आप एनसीईआरटी से एक बार फॉर्मली रीडिंग कर लें। उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझसे पूछिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, राइट? तो आपका अगला साइंटिस्ट का नाम है जैन इंगलहाउस। तो उन्होंने क्या किया कि खेलने लगा वो इंसान, तो लिटरली खेल रहा था प्लांट के साथ।
कभी अंधेरे में रख देता, कभी धूप में रख देता, कभी अंधेरे में रख देता, कभी धूप में रख देता। जब अंधेरे में रख रहा था ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी, तो स्टार्च फॉर्मेशन ज्यादा नहीं था। जब धूप में रख रहा था तो फोटोसिंथेसिस भर भर के हो रही थी, स्टार्च फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। बेसिक सी बात समझे। तो जैन इंगनाउस ने क्या किया, उन्होंने कहा कि सनलाइट इज एसेंशियल, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जैन इंगनाउस की बात थी। वास्तव में सनलाइट बहुत ज्यादा एसेंशियल थी फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इनने एक्वेटिक प्लांट्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया। एक्वेटिक प्लांट्स, अब एक्वेटिक प्लांट्स के उनको तो पानी के नीचे उगने की आदत है, या पानी की सतह के बहुत ज्यादा नजदीक उगने की आदत है, मिनिमल सनलाइट जाती है, तो जैसी सनलाइट जाएगी तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगी। तो उन्होंने प्लांट के लीफ के अराउंड है ना कुछ टाई करना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है, टाई करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होने के कारण बबल्स उठेंगे, बुलबुले उठेंगे, राइट। तो वो बबल का फॉर्मेशन बहुत एसेंशियल आइडेंटिफिकेशन था। उसी उसी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स के साथ स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स व्हाइल इन डार्क। ठीक, बात समझ में आ रही, वाइल इन सन, और लेकिन डार्क में नहीं हुआ। ठीक, ये PYQ है बच्चों। स्मॉल बबल्स formed around the green part while the plant is in sunlight, और डार्क में वो स्मॉल बबल्स नहीं बनेंगे। बेसिक सी बात है ना, तो डार्क में वो स्मॉल बबल्स नहीं बनेंगे, पॉइंट है, समझ गए। अब जूलियस वॉन सैक, अगले हमारे साइंटिस्ट हैं जूलियस जूलियस वॉन सैक ने क्या किया, जूलियस वॉन सैक ने कहा कि जो उगता है ना वो जो बनता है ना वो ग्लूकोज, क्या है जो बनता है खाना, जिसको तुम बोल रहे हो कि प्लांट आर सिंथेसाइजिंग फूड 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 फूड, वो फूड क्या है, वो ग्लूकोज है। समझे क्या है, क्या उन्होंने बोला कि ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड। और एक मेन बात मुझे याद आई, उन्होंने बोला था कि जो तुम क्लोरोफिल बोल रहे हो ना बार बार, ग्रीन पिगमेंट, वो क्लोरोप्लास्ट नाम की चीज के अंदर रहता है। समझे, क्लोरोफिल is located in क्लोरोप्लास्ट। लिखिए, I'm sorry, glucose is produced and chlorophyll is located in क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने किया कुछ ढंग का काम, मतलब हम ढंग का नहीं बोल सकते, अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग तो एक एटम को ढूंढना भी बहुत बड़ा काम था TW एंजल में, लेकिन उन्होंने वाकई बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। इन्होंने ना लाइट को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिटेड द लाइट
using prism. Sorry. इन्होंने लाइट को स्प्लिट कर दिया यूजिंग अ प्रिज्म, और फिर इन्होंने एक सेकंड रुको, क्लोरोफोरा, ये एक ग्रीन एल्गी है। क्या है ये? एक ग्रीन एल्गी है। मैं ना आपको एक विजुअल इंटरप्रिटेशन देके बताता हूँ। पेन ड्रॉप कर दीजिए, देखिए मत, समझिए उस बात को। ये एक प्रिज्म है। यहां पर अगर व्हाइट लाइट जाएगी तो वो विग्योर नाम के सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और अब यहां पर हमारा प्लेस है क्लोरोफोरा। दिखा है क्लोरोफोरा? ये स्क्रीन पर नहीं नजर आ रहा होगा, कोई बात नहीं। यहां पर हमारा प्लेस है क्लोरोफोरा। यार क्लोरोफोरा हटाओ, तुम ग्रीन एल्गी याद रखो बस। अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा आसान करते हैं चीजों को। ग्रीन एल्गी, इस ग्रीन एल्गी में एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन है जगह जगह पर। ये क्या बनाया मैंने? एरोबिक बैक्टीरिया। अब टी.डब्ल्यू. एंगलमैन साहब ये इस एक्सपेरिमेंट को करके क्या जानना चाह रहे थे? समझो, दिमाग को समझो पहले उनके। वो ये देखना चाह रहे थे कि भाई लाइट के तो 7 कंपोनेंट होते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना होगा कि सातों के सातों कंपोनेंट से एक्सपोज होने के बाद एक जैसा रेट ऑफ ग्रोथ हो। बात समझो, सातों के सातों कंपोनेंट्स से एक्सपोज होने के बाद एक जैसा रेट ऑफ ग्रोथ हो, एक जैसा रेट से ग्लूकोज सिंथेसाइज किया जा रहा हो। जरूर होगा कि किसी पर्टिकुलर लाइट, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रेट से चलती होगी। इन सब में डिफरेंस फोटोसिंथेसिस का, सॉरी, इन सब में डिफरेंस वेवलेंथ का है ना। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, 450 से 700, 750 नैनोमीटर तक ये लाई करती है ना रेंज। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है ना। तो अब इसको कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी उसकी प्रेजेंस में, कौन सी वेवलेंथ की प्रेजेंस में मैक्सिमम हो रही है? समझ? तो उन्होंने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया को डाल दिया कि भाई बैक्टीरिया जा इस प्लांट को चर ली। सीरियसली ऐसे ही किया उन्होंने। तो अब क्या होगा? अब देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइट पड़ रही है ना। ये देखो वायलेट यहाँ पड़ रही है, यहाँ तक आगे तक जा रही है, इंडिगो यहाँ पड़ रही है, ब्लू यहाँ पे है, ग्रीन यहाँ पे है, येलो यहाँ पे, ऑरेंज यहाँ पे, रेड यहाँ पे। तो जहां पर ज्यादा फूड होगा बैक्टीरिया वहां ज्यादा मिलेगा। इसी बात, जहां पर ज्यादा फूड होगा बैक्टीरिया वहां ज्यादा मिलेगा, है कि नहीं? तो इन्होंने देखो ध्यान से पहले इस सेटअप को समझो और मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि सर ये बात समझ में आई या नहीं है। समझ में आई या नहीं आई? बताओ बच्चों। ये बात समझ में आ गई। चलो, कि जहां पे ज्यादा फूड होगा, और जहां पे ज्यादा फूड होगा जाहिर सी बात है वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन भी बन रही होगी। इसी बात है ना।
CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2, है ना। तो जहां पे फूड बन रहा है वहां पे O2 भी ज्यादा है, ऑक्सीजन गैस भी ज्यादा है। और बैक्टीरिया भी तो देखो कैसा है, बैक्टीरिया भी तो एरोबिक है। तो हमने एरोबिक बैक्टीरिया इस्तेमाल किया ताकि वो ऑक्सीजन से, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन के बिना काम नहीं चलेगा, वो ऑक्सीजन प्रेमी है। तो वो कहां पे एक्यूमुलेट होएगा, कहां पे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन हमको दिखेगा, जहां पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों ज्यादा। बात समझे, बात समझे। तो वो हमको दिखा ब्लू और रेड। देखो मैं यहाँ बना लेता हूं ब्लू, ये देखो ये पार्ट सारा ब्लू से एक्सपोज था ना, और रेड, ब्लू और रेड, ठीक। तो मेरा ये क्या, ये ऑब्जर्वेशन क्या हो रही है, बैक्टीरिया ग्रो फास्टर इन ब्लू एंड रेड रीजन। यानी कि ब्लू और रेड ऐसी वेवलेंथ है जिनमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। बात समझ में आ रही। इस बात को देखो अपने शब्दों में, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश मिक्स करके, जैसे तुम व्हाट्सएप पे टाइप करते हो ना, ऐसे मिक्स करके लिख लो अपनी कॉपी में। तुम्हारे पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड के बाद ये स्लाइड में सारी मिटा दूंगा। लिखो जल्दी फटाफट। समझे बच्चों, इस चीज को क्या कहा गया, इस चीज को कहा गया एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहा गया, एक्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कुछ क्या होता है, स्पेक्ट्रम एक रेंज होती है, कुछ नहीं होता स्पेक्ट्रम, भारी भरकम वर्ड है लेकिन मतलब बहुत आसान है। एक्शन स्पेक्ट्रम से मतलब क्या हुआ कि भाई लीफ का वो ग्राफ जो इस बात को दर्शाए, जो इस बात को दर्शाए कि रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड कितना ज्यादा है। बेसिक बात, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड कितना ज्यादा है। पॉइंट समझ आ गई बात। देखो ध्यान से, तो क्लोरो, अगर मैं एक्शन स्पेक्ट्रम इसका प्लॉट करूं तो इसका समथिंग कुछ ऐसा आएगा, है ना। ये ब्लू का होगा, ये रेड का होगा। यहाँ पे ग्लूकोज का बनना, ये ग्लूकोज मैक्सिमम यहाँ पे बन रहा है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। बाकी के सारे पीक्स यहाँ पे होंगे, यहाँ पे ऑरेंज का होगा, यहाँ पे येलो का होगा, जो भी हमको उससे मतलब नहीं। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम जो है ना ग्लूकोज का, ग्लूकोज फॉर्मेशन का, ये मैच कर रहा था किसके साथ, क्लोरोफिल ए और बी के स्पेक्ट्रम के साथ। बात समझ में आई। क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल के दो पार्ट होते हैं बच्चों के, तो दो तरह का क्लोरोफिल मिलता है बेसिकली, है ना। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, मुख्य तौर पे क्लोरोफिल ए का इस्तेमाल होता है। तो क्लोरोफिल ए और बी के, ऑब्वियसली तो होना ही था ना कि जब यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है, यहाँ पे खाना ज्यादा बन रहा है, जाहिर सी बात है क्लोरोफिल ए और बी का स्पेक्ट्रम भी इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा। और अगर हमने ग्लूकोज के बनने का स्पेक्ट्रम अलग से बना दिया तो जाहिर सी बात है वो उसके साथ ओवरलैप तो करना ही था, उसके साथ तो वो कोइंसाइड करना ही था। समझ गए बात, ठीक। 10 सेकंड और दे रहा हूं, इस पैराग्राफ को अपने एनसीईआरटी में पढ़ लो। नहीं समझ आ रहा तो मुझसे डाउट में पूछ लो, चैट बॉक्स आपके पास मौका है। ठीक है बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम। टीडब्ल्यू एंगलमैन से कुछ याद रखना है ना, तो ये याद रखो कि एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस ओवरलैप्स द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल एंड। एब्जॉर्ब करेगा ना क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या है, लाइट एब्जॉर्बिंग कॉम्प्लेक्स, समझे। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, बात समझ में। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस हाईली ओवरलैप्स या रिजेंबल लिख लो, चलो हाईली resembles the
absorption spectrum highly resembles the absorption spectrum of chlorophyll A and B. Highly resembles the absorption spectrum of chlorophyll A and B. बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, अगला एक्सपेरिमेंट बच्चों। कॉर्नेलियस वॉन नील पेशे से एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजी पे सब्जेक्ट पढ़ा करते थे, उसी से एसोसिएटेड ये रिसर्च एक्सपेरिमेंट वगैरह किया करते थे। तो इन्होंने अपने एक मुख्य एक्सपेरिमेंट में ये पाया, जब ये पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के साथ खेल रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स इन्होंने की। इन्होंने क्या कहा, देखो समझो। सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला कि ये एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। सबसे पहली बात क्या है, ये एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। लिखो ठीक। फोटोसिंथेसिस is a light dependent process. Photosynthesis is a light dependent process. क्योंकि बैक्टीरिया देखो, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया, इन्होंने देखो जिसका दिमाग चल रहा है उसने लगा लिया होगा, शायद प्लांट के उसी पार्ट के पास एक्यूमुलेट हो जो लाइट से एक्सपोज था। कुछ ऐसा तो सोचो कम से कम। किसके साथ ये खेल रहे थे? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा दिमाग वाली काम की। इन्होंने क्या कहा कि देखो, मैं यहाँ पे साइड में समझा रहा हूँ आपको। H2O प्लस CO2 मेरा C6H12O6 देता है, बात समझो, प्लस ऑक्सीजन मेरे को मिलती है। ये पार्ट दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये O का जो एटम है, ये H2O से आया है या फिर CO2 से आया है? बात समझ। तो उन्होंने क्या किया, एक एक करके दोनों के ऑक्सीजन को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। और इन्होंने क्या पाया कि अगर मैं H2O के O वाले एटम को किसी भी अन्य एटम A के साथ रिप्लेस कर दूं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस CO2, तो मेरे पास दो A के एटम मिलते हैं, समझे, प्लस CH2O। अब इस बात से घबराए ना कि ये C6H12O6 क्यों नहीं है, ये वही रेशो है, देखो ध्यान से, 1:1 1:1। ये एम्पेरिकल इक्वेशन लिखी हुई है समझे। CH2O इन्होंने ये पाया, ये बहुत मेजर, बहुत मुख्य फाइंडिंग थी बायोलॉजी के जगत में, जिससे सिद्ध हो गया कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो H2O से आ रहा है, पानी से आ रहा है। उससे पहले सब ये सोचते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, उसके बदले में प्लांट हमको ऑक्सीजन देता है। ना जी ना, प्लांट ऑक्सीजन जो देता है वो H2O को तोड़ करके बनाता है, वो H2O को तोड़ करके बनाता है। बात समझ में आ रही बच्चों? प्लांट ऑक्सीजन जो देता है वो H2O को तोड़ करके बनाता है। ये बात लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टार पॉइंट में लिख रहा हूं यहाँ पे, H2O is the hydrogen donor. H2O is the
हाइड्रोजन डोनर and is oxidized to ऑक्सीजन। पानी ही है जो हाइड्रोजन को डोनेट करता है और ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है हाइड्रोजन, सॉरी, ऑक्सीजन। समझे? इसको बाद में प्रूव, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके बाद में भी दोबारा प्रूव किया गया था। ठीक, इस बात को लिख लीजिए, शाबाश। ये आपका फोटोसिंथेसिस का अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हो गए। जिसको बच्चों को ये बात समझ में आ गई मुझे बताइए। चैट बॉक्स खुला है बच्चों, मैं वेट कर रहा हूं। समझ में आ गई? डन सर, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। वो कौन से पिगमेंट्स हैं? पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। 4 पिगमेंट आपको याद करने हैं बच्चों। ठीक है, वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, xanthophyls एंड लिखो बच्चों, कैरोटिनॉइड्स, xanthophyls, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए। लिख लिया? इनके 2 इंपॉर्टेंट काम है, फंक्शन। पहला ये एब्जॉर्ब्स द सनलाइट। देखो क्लोरोफिल ए जो होता है ना, थोड़ा नाजुक होता है, थोड़ा नाजुक होता है। तो ये क्या करते हैं प्लांट, ये क्लोरोफिल, ये जो एसेसरी पिगमेंट है ना, ये क्या करते हैं, ये पहले सनलाइट को खुद देखेंगे कि हाँ भाई तो ज्यादा वेवलेंथ की तो नहीं है, कहीं तो मेरे क्लोरोफिल ए को डिस्ट्रॉय करते। तो ये पहले उसको चेक करते हैं, भली बात ही देखते हैं, और फिर उसके हिसाब से जितना बन पाता है क्लोरोफिल ए के लिए उतना सामने ट्रांसफर करते हैं। लेजिटिमेट ऐसा ही होता है, बात समझे? आपको लगेगा कि कोई जादुई बात है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये हो रहा है प्लांट के अंदर, प्रॉपरली प्रूव्ड है। एब्जॉर्ब्स द सनलाइट एंड ट्रांसफर्स टू क्लोरोफिल ए। तो इससे क्या किया इन्होंने, इससे इन्होंने क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन बचा दिया। ठीक है, प्रिवेंट्स क्लोरोफिल ए, प्रिवेंट्स क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, प्रिवेंट्स क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। लिख लीजिए बच्चों इस बात को, लिख लीजिए। ठीक है, बेसिक बात है।
हमारे जो पिगमेंट्स है ना, इनको दो में विभाजित कर रखा है। पहला होता है हमारा फोटो सिस्टम 1। क्या होता है? फोटो सिस्टम 1, जिसको हम शॉर्ट में PS1 भी बोलते हैं, ठीक। और दूसरा हमारा फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में PS2 भी बोलते हैं। अब मैं आपको पेन ड्रॉप कर दो, बस एक बार समझो। बीच में होता है क्लोरोफिल ए, बीच में होता है क्लोरोफिल ए। ये रिएक्शन सेंटर है। क्या है ये? रिएक्शन सेंटर है। और इसके साइड में एसेसरी पिगमेंट्स पड़े हुए हैं। इसके साइड में एसेसरी पिगमेंट्स पड़े हुए हैं। बात समझे? इसको इन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए घेरा हुआ है। बात समझ में? ठीक। अब होता क्या है ना, ये तो होता है हमारा रिएक्शन सेंटर। क्या है ये हमारा रिएक्शन सेंटर, जहां पे एक्चुअली लाइट आती है। और ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे हैं एसेसरी पिगमेंट्स। ये सब क्या है? हमारे एसेसरी पिगमेंट्स। इसको आप बिल्कुल ऐसे इस तरह से समझिए। आपने डिश टीवी देखी है? डिश टीवी में क्या होता है कि एक इस तरह से प्रॉपर एक लंबा सा शील्ड होती है, जिससे एक एंटीना बाहर निकल रहा होता है, राइट। अब ये जो एंटीना है ना, ये एक्चुअली लाइट को, सिग्नल को एब्जॉर्ब करता है। उसी तरह से ये जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ये एक एंटीना की तरह काम करते हैं। समझे? ये एंटीनास की तरह काम करते हैं। ये एसेसरी पिगमेंट जो है वो एंटीनास की तरह काम करते हैं। समझ आ गई बात? ठीक। चलो इस स्लाइड को मैं रख दूंगा, इसको नहीं डिलीट करेंगे। समझ आ गई बात? तो ये आपका फोटोसिंथेसिस का बेसिस है, ये बेसिस है। PS1 जो होगा, PS1 जो होता है ना, वो 700 नैनोमीटर पे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है लाइट को। कितने नैनोमीटर पे? 700 नैनोमीटर। और जो PS2 है ना आपका, वो 680 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है। कितने पे? 680 नैनोमीटर पे। इस डायग्राम को आप बना सकते हैं, बनाइए, शाबाश। ठीक है। तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि PS1 पहले काम करते, PS2 बाद में काम करते, नहीं, उल्टा है। बस बल्कि PS2 पहले काम करता है। समझे? कि भाई सोचो ना, जैसे जैसे दिन बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे लाइट की वेवलेंथ बढ़ेगी। ऐसे याद कर सकते हो, है ना? तो पहले 600 आएगी, फिर 620 आएगी, फिर 630 आएगी, इस तरह से फिर 680 आएगी। 680 नैनोमीटर पड़ते ही प्लांट एक्टिवेट हो जाएगा कि ओहो लाइट आ गई, लाइट आ गई, जागो जागो, खाना बनाना है। ऐसा कुछ समथिंग। तो पहले PS2 काम करता है, फिर PS1 काम करता है। फिर तुम बोलोगे सर ये नाम क्यों रखा? ये उनकी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी पे रखा गया है नाम। ये इनकी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, पहले PS1 खोजा गया था, फिर PS2 खोजा गया। समझे? लिखिए शाबाश। ठीक है। तो ये 700 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है, और ये 600 नैनोमीटर पे काम करता है। एनसीईआरटी की रीडिंग साथ साथ करते रहने हैं बच्चों। बात समझ में आ गई? ठीक। और इनको बोला जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। मैं लिख देता हूं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात आपको? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? क्लोरोफिल ए दोनों में होगा, दोनों ही तरह के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में क्लोरोफिल ए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे लिखिए, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन
अब लाइट रिएक्शन क्या है बच्चों? लाइट रिएक्शन में कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं, ठीक, जिसमें जो कि डार्क रिएक्शन के लिए बेसिस बनाती है। नाम से काम समझ आ रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब करना। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है दूसरा काम? वाटर को स्प्लिट करना। क्या क्या हुआ? लाइट एब्जॉर्प्शन, दूसरा काम क्या है? वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन, इसको मैं ऑरेंज से लिखूंगा, 2H2O gives 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन गैस। बात समझे? लाइट का एब्जॉर्प्शन, वाटर का स्प्लिटिंग, ठीक, वाटर की स्प्लिटिंग से क्या हुआ? ऑक्सीजन का रिलीज हुआ बच्चों। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक, वाटर की स्प्लिटिंग से क्या हुआ? ऑक्सीजन का रिलीज हुआ। अब ऑक्सीजन एक बार आ गया तो एटीपी बनना भी स्टार्ट हो जाएगा, एरोबिक फॉस्फोराइलेशन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड NADPH। अब ये क्या है? हमारे हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स है, ठीक। ये क्या है बच्चों हमारे? ये हाई एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी की करेंसी होती है ना एटीपी, और ये बीचों बीच बन रहे हैं रिएक्शन के, तो इंटरमीडिएट। सिंपल सी बात है, यही कारण इंटरमीडिएट बोलने का, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स। लिख लो इस बात को, लिखो शाबाश। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट है तो बताओ, शाबाश। कोई डाउट है तो बताओ, शाबाश। चैट बॉक्स खुला है बच्चों, क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो, अब यहां पर मेरा PS2 है। मैंने बताया था PS2 पहले काम करता है। क्या होता है PS2? 680 नैनोमीटर पे काम करता है ना। किस पे काम करता है? 680 नैनोमीटर पे काम करता है, राइट। तो अब देखो, अब यहां पे साइड में जो है वाटर का स्प्लिटिंग भी हो रहा है ना। क्या क्या मिल रहा है मेरे को? ऑक्सीजन प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये सब मिल रहा है बच्चों। जाहिर सी बात है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये इस पे जाके टक्कर मारेगा, ये इस पे जाके टक्कर मारेगा, ठीक। और इधर से, ये इधर सूरज है हमारा, इधर से सनलाइट भी आ रही है। सारे रीजन मिल गए PS2 को एक्टिवेट होने के बच्चों, सारे रीजन मिल गए PS2 को एक्टिवेट होने के। PS2 की एनर्जी जो है वो ऊपर चली गई, समझे? PS2 की एनर्जी जो है वो ऊपर चली गई। बात समझ में आई? PS2 की एनर्जी ऊपर चली गई। आप तो ना P लिखते रहो साथ में, याद रहेगा, ठीक। PS2 की एनर्जी ऊपर चली गई। अब इसमें ऊपर जाने का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिगिन होगा। बात समझ में? क्या बिगिन होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या बिगिन होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा फियोफाइटिन को, फियोफाइटिन, ये कॉम्प्लेक्स पिगमेंट है इन्वॉल्व। और फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन को, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोक्विनोन को। क्लियर है बात? ठीक। फिर साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को, फिर साइटोक्रोम BF6 कॉम्प्लेक्स को, बोरॉन टेट्रा
फ्लोराइड। कोई डाउट है यहां तक? ठीक, फिर प्लास्टोसाइनिन और फिर PS1, फिर प्लास्टोसाइनिन और फिर PS1, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। ये नजर आ रहा है आपको? ठीक, प्लास्टोसाइनिन, ये बीच में याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्लास्टो साइन और फिर हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा किसको? P700। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? P700 पे, ठीक है ना। अब P700 पे भी तो लाइट पड़ रही होगी कहीं ना कहीं से। ये हमारा सूरज इधर दोबारा बना दो, चलो। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। P700, अब इसकी भी एनर्जी जो है वो शूट अप कर जाएगी, इसकी भी एनर्जी शूट अप कर जाएगी, ठीक। P700 और ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। इसकी मेम्ब्रेन के साथ है ना कुछ आयरन और सल्फर के कंपाउंड्स एसोसिएटेड होते हैं, उनको मेम्ब्रेन बाउंड। मुझे पता है टफ है लेकिन याद करना पड़ेगा बच्चों। मेम्ब्रेन बाउंड आयरन सल्फर कंपाउंड्स, मेम्ब्रेन बाउंड आयरन सल्फर कंपाउंड्स, देख लो बच्चों, ठीक। फिर लास्ट में फेरेडोक्सिन, फिर फेरेडोक्सिन, फेरे से नाम समझ आ रहा है, आयरन है। और फिर NADP रिडक्टेस। फिर लास्ट में, ये लास्ट स्टेप है, NADP रिडक्टेस। अब इसमें क्या हो रहा होगा, इधर से NADP आएगा और इधर से वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब रिड्यूस आपको पता है रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना। बेसिक बात है ना, रिडक्शन की डेफिनेशन यही है, हाइड्रोजन का ऐड होना। तो ये NADPH बन जाएगा, बेसिक बात है ना। बात समझो इधर से, सनलाइट आया PH2 फोटो सिस्टम 2 में 680 नैनोमीटर पे, एक्साइट हुआ, फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। यहाँ पे सब जगह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, सब जगह। बात समझे? फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन ट्रांसफर किया साइटोक्रोम BF6 कॉम्प्लेक्स को, फिर प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन ने P700। समझ आ गई बात बच्चों? लिख लो इस चीज को, लिखो शाबाश। ये लाइट फेज का पहला रिएक्शन है बच्चों, ध्यान से देखो। PS2 से PS1 तक जाना, ये PS1 है ना हमारा। अब मैं इसकी शेप को अगर मैं तुमको दिखाऊं तो ये आपको लगता नहीं कि ये Z शेप्ड है? देखो ध्यान से, ये देखो Z शेप नहीं लग रहा ऐसा, समझे? तो इसी शेप के कारण के लिए इसको बोला गया Z स्कीम। क्या बोला गया? Z स्कीम। और अंततः क्या बन रहा है बच्चों?
NADPH क्या बन रहा है? NADPH। और ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, ये कहां लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड इन इनर साइड ऑफ thylakoid membrane. It is located in inner side of thylakoid membrane. बात समझ में? ये कहां लोकेटेड है बच्चों? इनर साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। क्वेश्चन स्टेटमेंट, PS2 provides electrons that are lost by PS1। ध्यान से देखो स्टेटमेंट को। PS2 ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए, जो PS1 NADPH को बनाने में इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो चल रहा है ना, वो सारे के सारे कहां से आ रहे हैं? PS2 से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? PS2 से आ रहे हैं बच्चों। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? एकदम ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। बात समझे? ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। क्लियर है बात? ठीक, दूसरी स्टेटमेंट, protons are used to reduce NADP plus to NADPH। ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है। ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है। लिखिए, सॉरी, ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है बच्चों। क्लियर है बात बच्चों? ठीक, अब देखो PS2 ने तो प्रोवाइड कर दिए PS1 को, PS2 को कौन प्रोवाइड कर रहा है? वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन, water splitting reaction provides electrons to PS2। ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है। ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है बच्चों। देख लो बच्चों एक बार, कोई डाउट हो इसमें तो मुझसे पूछो। लास्ट क्वेश्चन,
वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स is situated on the inner side of thylakoid membrane. ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है बच्चों। ये चारों स्टेटमेंट कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में पूछी जा चुकी हैं। इन स्टेटमेंट्स को ढंग से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अभी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है तो पूछिए। शाबाश, चैट बॉक्स आप ही लोगों का है। कोई डाउट है? तमन्ना, कंचन? नो सर, कोई डाउट नहीं। लास्ट टॉपिक बच्चों आज की क्लास का, डार्क रिएक्शन। ओके, डार्क रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देंगे और कल हमारा कैल्विन साइकिल C3 पाथवे यानी कि C4 पाथवे हेचेंड-स्लैक और केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो रीड कर आना फोटोसिंथेसिस का चैप्टर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं। देखो लाइट रिएक्शन में एटीपी NADPH बन गया ना, डार्क रिएक्शन में क्या होगा? उनका इस्तेमाल होगा। डार्क रिएक्शन, यूज ऑफ ATP एंड NADPH। क्यों? ताकि ये आगे के मॉलिक्यूल्स को बना सके। बात समझे? ठीक। to synthesize sugars, रिकैप में जाओ जरा। हमारा जो ये लाइट रिएक्शन हुआ, ध्यान से देखो, लाइट रिएक्शन में हमारा NADPH बना, NADP प्लस रिडक्टेज के कारण, मतलब NADP प्लस रिडक्टेज को यूज करके। रिडक्टेज नाम में इसका काम छुपा हुआ है, रिडक्शन करना। रिडक्शन करेगा तो NADP को एक हाइड्रोजन देगा, NADPH बनाएगा। ये लाइट रिएक्शन में हुआ। डार्क रिएक्शन में क्या होगा? लाइट रिएक्शन में जो चीजें बन चुकी है उनका इस्तेमाल करके उन्हीं से आगे के प्रोसेसेस को इनिशिएट किया जाएगा, बनाया जाएगा। डार्क रिएक्शन क्या है? बायोसिंथेसिस होता है। यहाँ पे नाम से काम समझो, बायोसिंथेसिस यानी कि फूड का प्रिपरेशन करना। जो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बन चुका, उससे हमारा फर्दर ग्लूकोज बनाया जाए। बेसिक बात है ना, ध्यान से देखो इस चीज को। यहाँ पे जो हमारा हो रहा है ATP और NADPH का प्रोडक्शन, उसका इस्तेमाल करके हमारा क्या होगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन। यूज ऑफ ATP एंड NADPH टू सिंथेसाइज शुगर्स। कोई मुश्किल बात है इसमें? कोई मुश्किल बात है इसमें? देखो डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में हो रही है। बात को समझो, डार्क रिएक्शन जो है अंधेरे में नहीं होती। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर दिन के टाइम में प्लांट में लाइट रिएक्शन होगी और रात के टाइम में प्लांट में डार्क रिएक्शन होगी, ऐसा नहीं होता। एक बच्चा पिछले एकेडमिक सेशन में मेरे पास एक डाउट ले गया, सर ऐसा होता है कि रात को डार्क रिएक्शन? ऐसा नहीं होता यार। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन में उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। बात समझो, बात समझ में? ठीक है ना? तो सिंथेसाइज शुगर्स। तो डार्क रिएक्शन
मैं यहां लिख देता हूं, ये क्वेश्चन का ही स्टेटमेंट है, इसको आराम से पढ़ लेना। ठीक, दिस फेज is dependent on the products formed in light reaction. This phase is dependent on the products formed in light reaction. बात समझे कि नहीं समझे? ठीक, इस बात को वेरीफाई कैसे करें? जैसे ही लाइट की एब्सेंस कर दी जाती है ना, आर्टिफिशियली जब एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहा, तो लाइट की एब्सेंस होते ही बायोसिंथेसिस फेज, ये जो डार्क फेज है, ये थोड़ी देर के लिए चलता है, फिर बंद हो जाता है। समझे? दोबारा से लाइट को अवेलेबल करा दो, तो दोबारा से रिएक्शन ये स्टार्ट हो जाती है। तो यही सी बात को तो वेरीफाई करता है कि लाइट रिएक्शन में जो बन रहा है उसका इस्तेमाल करके डार्क फेज चलता है। जैसे ही लाइट रिएक्शन को आप बंद करोगे, लाइट के सोर्स को ढक दोगे, तो उसके बाद लाइट रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट्स कुछ टाइम तक चलेंगे, और जब तक वो चलेंगे तब तक डार्क रिएक्शन चलेगी। बात समझे? ठीक, ये पॉइंट समझ आ गया? ठीक है ना? तो हुआ क्या, इसमें होगा क्या, CO2 CO2 combines with H2O to form sugars. बात समझ आ रही? ठीक, अब ये जो CO2 का एसिमिलेशन है ना, ये CO2 का एसिमिलेशन, ये जो हो रहा है ना, ये एसिमिलेशन ही है CO2 का। समझे? CO2 एसिमिलेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। अब ये 2 तरीके का होता है, एक होता है C3 पाथवे जिसको बोलते हैं काल्विन साइकिल, और एक होता है C4 पाथवे जिसको बोलते हैं हैच-स्लैग साइकिल। बात समझ आ गई बच्चों? ठीक, इन चीजों को हम पढ़ेंगे कल। ठीक है? सॉरी, रीड करने के लिए टॉपिक बच्चों, टू रीड। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, और फोस्फोराइलेशन, इसमें आपके 2 तरह का आपको पढ़ने को मिलेगा, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। पढ़कर आओगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगी बात, नहीं पढ़कर आओगे तो समझ नहीं आएगी, मैं दावे से कह रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी आज की क्लास थी बच्चों। ठीक है, कोई भी डाउट हो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, प्लीज भेजिए, मैं आपके डाउट्स वहां पर सॉल्व कर देंगे। चलिए, अगली क्लास में मिलते हैं।